આપણી સાથે અત્યારે જોડાયા છે રાજદીપ સર દેસાઈ. રાજદીપ સર દેસાઈ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે રાજદીપ સર બહુ જ સારું ગુજરાતી બોલે છે. તો મારી ગુજરાતી ઠીક ઠાક છે. મારા કઈ મિત્ર છે જેનો સરનેમ શાહ છે, હા, કેવા પટેલ, एक में मोदी पण છે. पत्रकार का नेता के साथ दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल. वो दोस्ती आप नहीं निभा पाए या नरेंद्र भाई से? नहीं, ये सवाल आपको नरेंद्र भाई से पूछना चाहिए. 2002 में नरेंद्र मोदी की जीत, वही कानपुर का दफ्तर, लेकिन वहां पे भी पत्रकार के लिए उस वक्त पाबंदी लगा दी गई. आपको क्या लग रहा है? आपकी बुक आई जिसमें मीडिया के का जिक्र किया गया है. अरे मोदी जी ने मुझे कहा उस समय, आपको 5.5 करोड़ गुजरातियों को से माफी मांगनी चाहिए. मेरे नाना हमेशा कहते थे पुलिस अफसर की, अगर पुलिस चाहती है तो कोई भी दंगा रोक सकती है, लेकिन वो दंगे रुके नहीं, कई लोग मरे. तो सवाल पूछे गया, उसके बाद टकराव, जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गई कि अब बात नहीं होती है. राजीव, कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं कि ये तो लेफ्टिस्ट मतलब देशद्रोही हो गए, क्योंकि ये परसेप्शन पूरा इन 10 सालों में चेंज हो गया है. गोपी बेन, जो હું લેફ્ટિસ્ટ નથી, that much I can tell you. મને કોઈ લેફ્ટ થી કોઈ ક્યારે જ મને કોઈ લેફ્ટ आइडियोलॉजी थी, मारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती. तो लेफ्ट राइट में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता. मुझे ना लेफ्ट से कोई लेना देना है, राइट. मुझे लोगों के सामने सच्चाई रखनी है. ये मेरा दायित्व है, ये मैंने कमिटमेंट की है, ये मेरे प्रोफेशनल कमिटमेंट है. राजीव, कैसा लगता है जब आप ही के दोस्त, आप ही के कलीग्स जितने भी हैं, वो सारे वन वे जाते हैं और वन वे चीजें होती है, क्योंकि वहीं पे एक बाइफर्केशन किया जाता है. जिसको जिस दिशा में जाना है वो जाए. उगता सूरज होता है हमारी जिंदगी में, सब जाना चाहते हैं उगता सूरज के साथ. જેને જવાનું છે જાય, હું નથી જવાનો. जब आप सत्ता में हैं, पूरी लाइन लग जाती है आपके घर के बाहर. जिस दिन सत्ता आप छोड़ दे तो कोई मिलने नहीं आता. जब यहाँ पे नरेंद्र भाई थे और हम लोगों को ये बोला जाता था कि खबर लेके आओ, कोई एक्सक्लूसिव ऐसी खबर लेके आओ जो गवर्नमेंट से निकल पाओ तुम लोग, लेकिन आज वो दिल्ली में है, दिल्ली के कोई जर्नलिस्ट नहीं निकाल पाते. क्या खबरें निकालना इतना मुश्किल हो गया है वहाँ पे? अब आप सोचिए, एक बड़ी स्टोरी गौतम अडानी के बारे में अगर कोई करने का की हिम्मत करे तो वो 10 बार सोचेगा. आपको लगता है कि विपक्ष कमजोर है या सत्ता पक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सरकार जी, हमारा मोदी जी ની સરકાર છે એ તાકતવર તો છે જ, પણ એક तरह से तानाशाही एक तानाशाह माइंडसेट पण છે कि हमारी बात ही चलेगी. देश में एक परसेप्शन बन रहा है हिंदू राष्ट्र. हिंदू राष्ट्र, क्या आपको लग रहा है कि अगर यही कंटिन्यू रहेगा तो मुस्लिम यहाँ रह नहीं पाएंगे? તમારા ગુજરાતમાં તો હિન્દુત્વની લેબોરેટરી છે, આ તો તમારો હિન્દુત્વનો લેબ છે. પણ એ જ ગુજરાતમાં ડેમોક્રેટિક ફ્રીડમ્સ ક્યાં છે, લોકતાંત્રિક ફ્રીડમ્સ ક્યાં છે? કાલ જ મને કોને કીધું કે 10 વર્ષ થઈ ગયા, સેક્શન 144 હજી સુધી ગુજરાતમાં છે. You love him or hate him, but you cannot ignore him. આપણી સાથે આજે એક એવી વ્યક્તિ જોડાઈ છે જેને કોઈ રાજનેતા પણ ઇગ્નોર નથી કરી શકતા, અને ઇગ્નોર તો છોડો પણ એમના બોલેલા શબ્દોની અસર પણ દેખાય છે. આપણી સાથે અત્યારે જોડાયા છે રાજદીપ સર દેસાઈ. રાજદીપ સર દેસાઈ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે રાજદીપ સર બહુ જ સારું ગુજરાતી બોલે છે. સર, નિર્ભય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ ગોપીબેન. મને આટલું જ કહેવાનું છે, મારી ગુજરાતી આટલી સરસ નથી, પણ હા, આ વાત તો તમારી સાચી છે કે મારો જન્મ અહીંયા અમદાવાદમાં થયો. મારા નાના અહીંયા પોલીસ ઓફિસર હતા. તો મારી ગુજરાતી ઠીક ઠાક છે. મારા કઈ મિત્ર છે જેનો સરનેમ શાહ છે, કેવા પટેલ, એક બે મોદી પણ છે સર. પણ શાહ વિશેષતર બહુ છે. મારી એક ક્રિકેટ ટીમ હતી કોલેજમાં, જુનિયર કોલેજમાં. આ 11 ની ટીમ હતી, એમાં 4 એવા લોકો હતા જેનો સરનેમ શાહ હતું. ઓકે. એમાં અમિતભાઈ નથી, બીજા શાહ હતા, રોહન, સલીમ, હવે આ બધા વ્યક્તિ હતા. પણ આ મારું ગુજરાતથી બહુ લગાવ છે. એટલું હું કહું, જ્યારે હું છોટો હતો અહીંયા અમદાવાદ આવતો હતો હોલિડેઝમાં,
અને પછી શાહીબાગમાં એક જીમખાના હતું, ત્યાં હિન્દી પિક્ચર જોવાનું. હું બધા હિન્દી પિક્ચર જે જોતો હતો અમદાવાદમાં જોતો હતો. ઝંજીર એક પ્રકાશ સિનેમા હતું, ત્યાં જોયું હતું. શિવ સિનેમા હતું. પછી એક રૂપાલી સિનેમામાં મને પહેલી વાર હજુ સુધી યાદ છે, બોમ્બે ટુ ગોવા, અમિતાભ બચ્ચન અને અરુણા ઈરાનીનું પિક્ચર હતું, એ ત્યાં જોયું હતું. તો મારા બહુ યાદ છે અહીંયા અમદાવાદથી. પણ મારી ગુજરાતી આટલી સરસ નથી, પણ કામ ચલાવ છે. કામ ચલાવ ગુજરાતી, કામ ચલાવ તમે કહો. પણ આ ગુજરાતી પોલિટિશિયન્સ મળે તો શું થાય? આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન છે. ગુજરાતી પોલિટિશિયન જ્યારે મળે તો 90% એનાથી ગુજરાતીમાં જ વાત કરું છું. નરેન્દ્રભાઈથી જ્યારે મારે સંબંધ સારા હતા, એટલે સંબંધ સારા હતા હજી સુધી છે. હું એવું કહીશ, નરેન્દ્રભાઈ कोई किसी ने मुझे एक सवाल पूछा, पूछते मुझे लगता है सर आप और नरेंद्र भाई वैसे दोस्त हैं. तो मैंने कहा चलो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर. मैं गाना गा दिया. मैंने कहा हाँ सही है. मैं उनको बहुत दिनों से जानता था. 1990 में पहली बार नरेंद्र भाई को मिला था जब रथ यात्रा थी. तो મારા સંબંધ 30 વર્ષ 35 વર્ષથી એને ઓળખું છું. અમે એક બે વાર ગયા હતા આંધ્રા ભવન દિલ્હીમાં જમવા, પણ ગુજરાતી કઢી ચાવલ પણ સાથે ખાય. એક બે વાર वी हैव ईटन टुगेदर. ठीक ठाक संबंध है. नेता कभी आपका दोस्त नहीं होता, वो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके सोर्सेस होते हैं. दोस्त नेता से, पत्रकार का नेता के साथ दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. तो वो दोस्ती आप नहीं निभा पाए या नरेंद्र भाई से? नहीं, ये सवाल आपको नरेंद्र भाई से पूछना चाहिए. हमारे लिए सब दोस्त है. મારા માટે બધા દોસ્ત છે. નરેન્દ્રભાઈ હશો, અમિતભાઈ હશો, કોઈ પણ. મારા જીવનમાં હું કે કોઈને મારો દુશ્મન નથી સમજતો. આવા પણ વ્યક્તિ છે જેને મારા ખિલાફમાં કંઈ કીધું હશે, પણ એને પણ હું દુશ્મન નથી સમજતો. આપણા વિચારમાં મતભેદ હશે પણ દુશ્મની નથી. અને મને હજી સુધી લાગે છે કે મે બી મોદીજી રિમેમ્બર્સ કે આ રાજદીપ જ છે જે મારા સાથે 1990માં રથયાત્રામાં મારા સાથે હતો. જ્યારે ગુજરાતમાં ઇલેક્શન્સ થયા 95માં અને પહેલી વાર બીજેપીની સરકાર થઈ. મને હજી સુધી યાદ છે, આપણે ખાનપુરમાં બીજેપીનું ઓફિસ છે, એના વરંડામાં અમે બેસ્યા હતા, ખાખરા ખાતા હતા. અને મેઇન રૂમમાં કોણ બેસ્યું હતું? કેશુભાઈ પટેલ, શંકરસિંહ વાઘેલા, સુરેશ મહેતા, કાશીરામ રાણા, એ બધા મેઇન રૂમમાં. અને નરેન્દ્રભાઈ અને હું વરંડામાં આરામથી ખાખરા ખાતા હતા. એ પણ એને ખબર હશે, હી હેઝ અ વેરી લોંગ મેમરી. એ જાણે છે કે શું થયું, કોના સાથે ક્યારે મળ્યા. તો ઇટ ઇઝ चलता है लाइफ. 1995 से 2000 के दो और 2002 के दंगे, वो आया तब तक पूरा पिक्चर बदल चुका था. केशुभाई से नरेंद्र मोदी सरकार आ चुकी थी गुजरात के अंदर. 2002 में नरेंद्र मोदी की जीत, वही कानपुर का दफ्तर, लेकिन वहां पे भी पत्रकार के लिए उस वक्त पाबंदी लगा दी गई. आपको क्या लग रहा है? आपकी बुक आई जिसमें मीडिया के का जिक्र किया गया है, वही चीज 2002 से लग रही है या ये चीजें 2014 के बाद आपको लगी? तो पहली बात, ये मेरी नई किताब है, आप जरूर पढ़े. अभी हिंदी में भी आई है. डेमोक्रेसी की जीत है हिंदी का टाइटल. ये अंग्रेजी वाला है. उसका 14वां चैप्टर मीडिया पे है. और मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शक, कुछ कई वाचक जो है पहले मीडिया चैप्टर पढ़ रहे हैं और बाकी मैंने भी वही किया था. पर आप मीडिया में हैं, बाकी लोगों ने पूरी किताब पढ़नी चाहिए. मोदी जी पर, अमित शाह जी पर, राहुल गांधी पर, सब पर चर्चा है किताब में. आपने मुझे पूछा कि क्या ये 2002 के बाद ये मीडिया और મોદી જી કે બીચ में एक तरह से टकराव शुरू हुआ. મને હજી સુધી યાદ છે કે 2002માં જ્યારે બીજેપીની સરકાર થઈ અને જે દિવસ બીજેપીનો મોટો જીત થયો, હું ત્યાં જ ખાનપુરના બીજેપી ઓફિસમાં હતો. અને મોદીજી આવ્યા. અમે એવું જ કેમેરા સેટ કીધું હતું. આવો પોડકાસ્ટ જેવો કેમેરા નથી, નોર્મલ કેમેરા હતો. અને ઇન્ટરવ્યુ શરૂ થયો અને બહારથી લોકો દરવાજા ઉપર મારતા હતા, અરે મત કરો મત, અને મારા ઉપર મારા ખિલાફ
નારેબાજી એ બધું ચાલતું હતું. અને ત્યાં મોદીજી અને હું મને ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો હતો અને मोदी ने मुझे कहा उस समय आपको 5.5 करोड़ गुजरातियों को से माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से आपने पत्रकारिता की है. और ये सब हो रहा है अंदर रूम के अंदर. बाहर लोग दरवाजा मार रहे हैं, नीचे लोग नारेबाजी कर रहे हैं. कुछ तो पत्रकार वहां बाहर से ही निकल गए. इंटरव्यू तो हो गया, पर उस दिन मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो उसके बाद जो टकराव मीडिया और एक तरह से मोदी जी के समर्थकों में हुआ वो अभी तक है. क्योंकि उनको लगता है कि हमने मोदी जी के खिलाफ नाइंसाफी की, उनको गलत तरीके से 2002 के दंगों के लिए एक तरह से कटघरे में रखा. मेरा तो इतना ही जवाब है कि देखिए, मैंने किसी व्यक्ति, आप मेरे कहीं भी कुछ भी पढ़े, मैंने कभी मोदी जी के खिलाफ कोई एक अशब्द नहीं कहा है. लेकिन जरूर मैंने जवाबदेही मांगी है, मोदी जी हो या कोई भी हो. आपको ताजुब होगा कि 1992 માં મુંબઈમાં આવા જ રીતે દંગા થયા હતા અને એ દંગામાં શરદ પવાર એ વ્યક્તિ દેશના ડિફેન્સ મિનિસ્ટર હતા. તો એના પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હું એને એક બે સવાલ પૂછ્યા કે તમારી આર્મી ક્યાં છે, એટલી લેટ કેવી આવી. मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाला गया शरद पवार ने सवाल पूछते. हाँ, तो हमने हमारा जॉब है सवाल पूछना, फिर वो शरद पवार हो या नरेंद्र मोदी हो. लेकिन उनके समर्थकों को लगा कि ये एक तरफा है, आप केवल मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं. मोदी जी ने जो भी सरकार में होता है उसकी जवाबदेही होती है दंगों को रोकना, हिंसा को रोकना. मेरे नाना हमेशा कहते थे पुलिस ऑफिसर कि अगर पुलिस चाहती है तो कोई भी दंगा रोक सकती है. लेकिन वो दंगे रुके नहीं, कई लोग मरे. तो सवाल पूछे गए. उसके बाद टकराव, जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गई कि अब बात नहीं होती है. कैसा लगता है कि जब सारे जर्नलिस्ट बात करते हैं और राजदीप सरदेसाई बात न करके भी वो खबर बन जाती है? देखिए, इसकी दो बातें. एक तो अफसोस होता है. देखिए, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप किसी नेता को इतने साल से जानते हैं तो हमेशा एक दुख तो होता है. मैं ये आपको कहूँ, आज તમારા ઇન્ટરવ્યુમાં હું કહું છું કે નરેન્દ્ર મોદીજીનો બર્થડે છે 17 સપ્ટેમ્બર. સવારે હું હિરેન જોશીને એક મેસેજ આપું છું એવરી યર कि नरेंद्र भाई नो मारो नमस्कार आपजो, जरूर हैप्पी बर्थडे ना विशेष आपजो. और वो भी जवाब देते हैं. तो दुख होता है कि देखिए, जैसे मैंने कहा, दोस्ती तो नहीं होती लेकिन एक संबंध इतने सालों से है अभी. लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ हर व्यक्ति की आजादी है. आप किसके साथ बोलना चाहते हो, नहीं बोलना चाहते हो, मोदी जी के हाथ में. बहुत बड़े नेता है. मैं हमेशा कहता हूँ कि हम तो वहीं के वहीं रिपोर्टर रह गए. वो तो जब मैं मिला था स्टेट सेक्रेटरी थे शायद गुजरात बीजेपी के, अब वो प्रधानमंत्री बन गए. प्रधानमंत्री का एक अलग लेवल होता है. हम तो कॉकरोच है. मोदी માટે હું કોકરોચ છું. એ તો આટલા મોટા नेता છે. હવે इंटरव्यू કોને આપશે? पर पत्रकारिता केवल इंटरव्यू से नहीं बनती. पत्रकारिता बनती है जब आप लोगों की स्टोरीज करते हो, लोगों के सामने सच्चाई रखते हो. वो असली पत्रकारिता है. इंटरव्यू ना दे ये उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं. आखिरी इंटरव्यू मैंने उनके साथ 2012 में किया, वो भी बस में किया था. अरे મને બસના ફૂટબોર્ડ ઉપર રાખ્યો હતો અને મોદીજી ડ્રાઈવરના સીટમાં બેસ્યા હતા. और इट वाज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू आई हैव डन. કારણ કે અમારો કેમેરામેન વિન્ડશીલ્ડ ઉપર, હાઈવેમાં વિન્ડશીલ્ડ ઉપર બિચારો બેસ્યો છે, પડી જશે. હું મોદીજીને 2 વાર કહ્યું, સર वो पड़ जाएगा कुछ होता है. मारी तरफ कुछ नहीं बोले. इंटरव्यू लेना है ना, बैठो. इंटरव्यू ले लिया, चलता है. ये सब समय समय की बात है, चलता है. जिंदगी में बहुत कुछ और करना है, कौन जाने कल क्या. अच्छा, ये तो नरेंद्र भाई हो गए. अमित भाई को लेकर क्या? क्योंकि 2 गुजराती है, 2 गुजराती देश की सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर है. अगर मुझे पता होता ये 25 साल पहले कि 2 गुजराती इतने बड़े होने वाले, तो मैं थोड़ा अपने आप को भी संभाल लेता उन सालों में. किसको मालूम था कि गुजरात मेरे महाराष्ट्र के मित्र को कहता, अपना इतना बड़ा राज्य है, आज तक एक हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, या नंबर 2 भी आप कह सकते कभी नहीं बना है.
यशवंतराव चौहान थे, मुझे लगता है एक बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनके अलावा कोई तो बना नहीं है। मैंने कहा देखो गुजरात कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम लोग पीछे रह गए, तो हंसने लगे। मैंने शरद पवार को भी एक बार कहा था, सर आप लोग सब प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, देखो कौन आगे आपके चला गया। देखो अमित भाई से मेरी इतनी ज्यादा उस समय संपर्क नहीं हुआ जितना मोदी जी के साथ हुआ, क्योंकि मोदी जी दिल्ली बहुत आते थे। अमित भाई ज्यादातर गुजरात के पॉलिटिशियन थे, लेकिन फिर भी जब भी मैं मिलता हूँ मुझे उनकी एक बात अच्छी लगती है कि वो सवाल से कभी बचते नहीं। जब भी मैं उनको मिलता हूँ, सवाल पूछता हूँ, उसको कठोर जवाब देते हैं, लेकिन जवाब देते हैं। और शायद वो अलग अलग किस्म के बहुत ही मैं समझता हूँ 24/7 वाकई पॉलिटिशियन है। मोदी जी अपनी पब्लिक इमेज का बहुत उनको ख्याल है कि मैं क्या कहूँ, कब कहूँ, कैसे कहूँ। अमित भाई को उतना नहीं है। अमित भाई जो है वो है, जो आपको दिखता है वही है। वो कोई अपने आप को कोई पब्लिक रिलेशंस के मसाज में नहीं करना चाहते, वो अपने दिखाना चाहते कि मैं हिंदुत्व हीरो हूँ। मोदी जी बचेंगे, ऑडियंस देखेंगे, ऑडियंस क्या चाहता है, ऑडियंस के हिसाब से बोलेंगे। अमित भाई वही बोलेंगे, ऑडियंस अहमदाबाद में हो या दिल्ली में हो। तो वो मुझे उनकी बात वैसे पसंद है, क्योंकि आदमी ने अपनी बात रखनी चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए। वो हमेशा मुझे देख कर कहता है, अरे ये आगे सेक्युलर लेफ्ट एक्टिविस्ट। मैं कहता हूँ सर एक्टिविस्ट कहाँ होना है, मुझे कोई एक्टिविस्ट ना होना है। पर ठीक है, जमाने की बात है। राजीव, कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं कि ये तो लेफ्टिस्ट मतलब देशद्रोही हो गए, क्योंकि ये परसेप्शन पूरा इन 10 सालों में चेंज हो गया है। गोपी बहन, जो हूँ लेफ्टिस्ट નથી, that much I can tell you। મને કોઈ લેફ્ટ થી કોઈ ક્યારેય જ મને કોઈ લેફ્ટ આઈડિયોલોજી થી મારી આઈડિયોલોજી નથી મળતી। there may be some issues of left that I appreciate। એવું નથી कि लेफ्ट ना कई इश्यूज which और लेफ्ट लीडर्स की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि कई लेफ्ट लीडर्स अपनी जिंदगी उसी सादगी से जीते हैं जो वो जब पॉलिटिक्स में आए। मैंने सीताराम येचुरी इन नेताओं से जब भी देखा, मुझे ये बात उनकी बहुत पसंद है। कई ऐसे लेफ्ट के नेता, एक जमाने में बीजेपी के नेता ऐसे हुआ करते थे, तो वैसी ही जिंदगी थी उसी सादगी से। आज वैसा नहीं है। आज आपको नया ड्रेस पहन के लोगों के सामने जाना पड़ता है। एक नई बीजेपी एक तरह से आ गई है। तो लेफ्ट राइट में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। मुझे ना लेफ्ट से कोई लेना देना है, राइट। मुझे लोगों के सामने सच्चाई रखनी है। ये मेरा दायित्व है, ये मैंने कमिटमेंट की है, ये मेरे प्रोफेशनल कमिटमेंट है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा, अब क्या हुआ है ना, आप कुछ भी छोटी सी चीज किसी मोदी जी के खिलाफ कह दें तो लोग कहेंगे आप लेफ्टिस्ट, एंटी मोदी है, एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। फिर आप कोई राहुल गांधी के खिलाफ कह देंगे तो राहुल गांधी के लोग कह रहे हैं ये देखो भक्त बन गए हैं, सब बिक गए हैं मोदी जी के साथ। हम फंस गए हैं। अब बीच का रास्ता कैसे निकालना? एक तरफ लेफ्ट, दूसरी तरफ राइट। हम तो बीच के रास्ते से चलने वाले व्यक्ति हैं, पर हम जैसे व्यक्तियों के लिए शायद कम जगह है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप साइड ले, या तो आप मेरी साइड में हो या फिर आप विपक्ष में हो। बीच का रास्ता अब नहीं चलता है, तो मुश्किल है। पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो हमें हमेशा कहा गया था कि अपनी जो पहली आपकी कमिटमेंट खबर के पास है, बाद में अपने विचार जरूर रखिए, लेकिन पहली कमिटमेंट खबर के पास होनी चाहिए। मोदी जी ने कई अच्छी चीजें की और मैं जब उनके बारे में बोलता हूँ वो अच्छी चीजें भी रखता हूँ। तो एक एक्टिविस्ट मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा देखो राजदीप, यू हैव बिकम सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट हो गए आप मोदी जी। मैंने कहा अरे मर गए, अब कुछ कह दिया, अच्छा कह दिया तो सॉफ्ट हो गए, बुरा कह दिया तो देशद्रोही हो गए। हम दोनों तरफ से मार खाते हैं। ठीक है, ये अच्छा है, इसका मतलब आप पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन राजदीप, कैसा लगता है जब आप ही के दोस्त, आप ही के कलीग्स जितने भी हैं, वो सारे वन वे जाते हैं और वन वे चीजें होती है, क्योंकि वहीं पे एक बाइफर्केशन किया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं गोपी मैंने जने जिसको जिस दिशा में जाना है वो जाए। उगता सूरज होता है हमारी जिंदगी में, सब जाना चाहते हैं उगता सूरज के साथ। જેને જવાનું છે જાય, હું નથી જવાનો। મને લાગે છે કે
જો સત્તાજી છે ને એ પરમનન્ટ નથી. આજ નરેન્દ્રભાઈ છે, કલ કોણ જાને કોણ હોગા. 20 વર્ષ પહેલા અડવાણીજી અને વાજપેયીજી હતા. કોને ખબર કોણ થશે. મને હજી સુધી યાદ છે, હું એકવાર નરસિમ્હા રાવને મળવા ગયો. એ प्रधानमंत्री 91 टू 96 था. एक 3-4 महीने बाद एक उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे खांडेकर, महाराष्ट्र से थे, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी. कौवा भी नहीं था घर में, बैठे थे प्रधानमंत्री, ऐसे बैठे थे. प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री बन गए थे. कोई मिलने नहीं आता था, कुछ नहीं. ये है लाइफ. जब आप सत्ता में हैं पूरी लाइन लग जाती है आपके घर के बाहर. जिस दिन सत्ता आप छोड़ दे तो कोई मिलने नहीं आता. ये जिंदगी का एक तरह से रिवाज है. उगता सूरज के साथ सब जाते हैं. मेरे जैसे आपने कहा कुछ पत्रकार साथी भी वही करते हैं. उनको लगता है इससे, कुछ लोग विचारधारा की वजह से करते होंगे, कुछ लोग मुझे लगता है अपना करियर बनाने के लिए. चलो ये अगर कल मैं देखना चाहता हूँ, अगर कल किसी फ्लूक से कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये क्या करेंगे ये सब लोग. वो नहीं जिम्नास्टिक करेंगे. इनको सब गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इन जिम्नास्टिक्स. एक तरफ से समरसॉल्ट कैसे करना है इसमें मास्टर है. खासकर दिल्ली के पत्रकार तो और भी बड़े मास्टर होते हैं इसमें. दिल्ली की पत्रकारिता करने में एक खूबी होनी चाहिए कि आपको जिम्नास्टिक्स आनी चाहिए. कैसे आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते. लेकिन रणदीप, मुझे याद है कि जब यहाँ पे नरेंद्र भाई थे और हम लोगों को ये बोला जाता था कि खबर लेके आओ, कोई एक्सक्लूसिव ऐसी खबर लेके आओ जो गवर्नमेंट से निकल पाओ तुम लोग. लेकिन आज वो दिल्ली में है, दिल्ली के कोई जर्नलिस्ट नहीं निकाल पाते. क्या खबरें निकालना इतना मुश्किल हो गया है वहां पे? दोनों बातें हैं. हाँ, जरूर खबरें निकालना मुश्किल हो गया है. ब्यूरोक्रेट्स बहुत कम, ब्यूरोक्रेट्स डरते हैं क्योंकि हमेशा जो कई जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिलते थे वो ब्यूरोक्रेसी से मिलते थे. वो आजकल मिलते नहीं है. पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं और न्यूज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डरते हैं. અમે આ ખબર લોકોના સામે રાખી તો એનો શું રિએક્શન શું હશે, પીએમઓ નો રિએક્શન શું હશે, સરકારનો રિએક્શન શું હશે. तो एक सेल्फ सेंसरशिप भी है कि आप अपने आप को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं. नहीं यार, नहीं करेंगे ये खबर. ये भी हो रहा है और ये बहुत कुछ हो रहा है. बहुत बार ऐसे होता है. अब आप सोचिए, एक बड़ी स्टोरी गौतम अडानी के बारे में अगर कोई करने का की हिम्मत करे तो वो 10 बार सोचेगा. और एक बड़ी स्टोरी उनके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने की थी, उनके एक पावर प्रोजेक्ट पर, जो इंडिया में कोई नहीं करेगा. मुझे गौतम भाई से कोई ये नहीं है. मैं उनका कोई विरोध, क्योंकि लोग ये भी आपका ये इंटरव्यू करके कहा यार राजनीति तो गौतम अडानी के खिलाफ भी है. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ. मुझे लगता है कि गौतम अडानी को पूरा हक है अपना बिजनेस चलाना और अपना बिजनेस बड़ा करना. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है. इम्प्रेसिव है कि आपने इतना बड़ा इतना एम्पायर खड़ा किया है. लेकिन अगर कोई सवाल पूछे तो मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर गौतम भाई अडानी ने कोई गलत बात नहीं की है तो डर क्यों? किसी को डरने की बात नहीं. आप गौतम अडानी पर स्टोरी कीजिए, किसी और पर कीजिए. अब क्या हुआ है कि पत्रकार जो है सेल्फ सेंसर बहुत करते हैं, डरते हैं किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी करना. एक जमाने में तो हमको मजा उसी में आती थी कि किसी ताकतवर व्यक्ति पर स्टोरी करो तो मजा उसी में थी. छोटे व्यक्ति, आजकल जो स्टिंग ऑपरेशन होते हैं वो किसी इंस्पेक्टर को पकड़ते हैं या छोटे व्यक्ति को पकड़ते हैं, अरे बड़ा खुलासा. एक जमाने में मंत्रियों पर करते थे. हमने मुझे याद है CNN IBN में एक समाजवादी पार्टी लीडर ड्रग्स लेने के लिए तैयार हुआ अपने गाड़ी में. मुझे लगता है वो मंत्री था. बड़ी स्टोरी हुई, उसको इस्तीफा देना पड़ा. मुझे तो वो स्पीकर मुझे यूपी असेंबली के सामने बुलाया गया. उस स्टोरी के बाद कार्रवाई हुई. लेकिन कम से कम कुछ तो बड़ा हुआ. एक बड़े मंत्री के खिलाफ आप स्टिंग करो अगर आपको लगे कि उसमें कुछ दम है, वो बात अलग है. आजकल जो स्टिंग ऑपरेशन भी होते हैं किसी छोटे व्यक्ति के खिलाफ होते हैं. लेकिन सच्ची खबर चलाने पे नोटिस भी मिल जाती है. हाँ, बहुत नोटिस मिल जाती है. मेरे खिलाफ सेडिशन केसेस है, क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस और चलता रहता है. और अब मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से कानून है, पत्रकार को बहुत मुश्किल है अब सच्चाई पूरी तरह से लोगों के सामने रखना, क्योंकि इतनी क्षमता हर पत्रकार के पास नहीं है. एक पत्रकार છે ઉત્તર પ્રદેશમાં,
એક મને લાગે છે લેડી રિપોર્ટર હશે, એને એક સ્ટોરી કીધી હતી. લેડી એજન્ટ હે મિડ ડે મિલ ઉપર, સરકારની મિડ ડે મિલ ઉપર, અને એક સારી સ્ટોરી હતી. એના ખિલાફ પણ એફઆઈઆર. તો મેસેજ શું જાય છે કે તમે જો સ્ટોરી સરકારના વિરોધમાં કરશો તો તમે નોટિસ મળશે કે તમારા વિરોધમાં એફઆઈઆર. અને દરેક રાજ્યમાં છે. વેસ્ટ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીના વિરોધમાં કોઈને ફેસબુક પોસ્ટ કીધો કે યુટ્યુબ કીધો, એને પણ એના ખિલાફ પણ એફઆઈઆર. तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की गवर्नमेंट ने किसी एक पत्रकार के खिलाफ इसी तरह से एफआईआर किया. तो ये हर राज्य में होता है और ये बढ़ता चला गया है. फिर वो आम आदमी पार्टी पंजाब में हो, तृणमूल बंगाल में हो, बीजेपी उत्तर प्रदेश में हो या डीएमके तमिलनाडु में, सब सरकार पत्रकारों को किस तरह से काबू में रखे इस पे लगे हुए हैं. लेफ्ट भी, केरल में, ये बहुत डेंजरस है और कोई पुशबैक नहीं है. सब चलते, सब कोई उसको चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है. आप कह रहे हैं कि कोई पुशबैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सवाल मुझे ये लग रहा है कि आपको लगता है कि विपक्ष कमजोर है या सत्ता पक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? આ બહુ સરસ પ્રશ્ન તમારો છે. આ બંને ચીજે છે. સરકારજી અમારા મોદીજીની સરકાર છે એ તાકતવર તો છે જ, પણ એક तरह से तानाशाही एक तानाशाह माइंडसेट पण छे कि हमारी बात ही चलेगी, बाकी हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो. दूसरी तरफ विपक्ष भी बहुत कमजोर हो गया है और बिखरा हुआ है. वो विपक्ष के पास कोई कॉमन आइडिया कि हमारे पास कोई विचारधारा हो जिसके केवल मोदी जी के खिलाफ है, उससे आप एकजुट नहीं हो सकते ज्यादा दिनों के लिए. यही तो हुआ दिल्ली में. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 6 महीने पहले एक साथ थी क्योंकि मोदी जी को हराना है लोकसभा में. अब आप विधानसभा में आ गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए. तो विपक्ष की भी कमजोरी है. लेकिन एक मैं बात कहूं कि विपक्ष का नेता बनना आज बहुत मुश्किल हो गया है इंडिया में, क्योंकि ईडी आपके घर आ सकती है, इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकती है, आपको डर हमेशा है कि आप जेल जाएंगे नहीं, आपकी बात पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाएगी, कैमरा केवल सत्ता पक्ष के लोगों पर फोकस रहेगा, विपक्ष जैसे कुछ कहे कोई उसकी बात सुनेगा नहीं, मीडिया टीवी चैनल्स विपक्ष से सवाल पूछते हैं, सरकार से नहीं. ये नया ट्रेंड हो गया है. हर डिबेट में किस तरह से विपक्ष को कटघरे में रखें. मुझे नहीं लगता किसी और डेमोक्रेसी में इस समय वाकई इतने सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं और इतने कम सवाल सरकार से. तो ये भी एक कारण है कि विपक्ष की कमजोरी का, कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. सरकार को आप बहुत एक तरह से सरकार की हमेशा वाहवाही होती है, सरकार को सवाल नहीं पूछे जाते. इतनी बड़ी महाकुंभ की ट्रेजेडी हुई, कितने लोग मारे गए, कुछ लोग कहते हैं 150 तक नंबर हो सकता है. सच्चाई क्यों नहीं आ रही? कोविड में भी वही हुआ. गुजरात જેવા રાજ્યમાં કેટલા લોકોની મોત થઈ, કોણ એનો હિસાબ કોણ આપશે? વિપક્ષ આપશે કે બીજેપીની સરકાર જે ગુજરાતમાં છે? તો આ મોટા સવાલ છે અને એનો કોઈ જવાબ, કોઈ ઉત્તર આપતું નથી. પણ રણદીપ, જે યંગ જનરેશન આવી રહી છે અને એમાં પણ રાહુલ ગાંધી હોય, અખિલેશ યાદવ હોય કે તેજસ્વી યાદવ હોય, કે એક આખું જેને કહી શકાય કે જનરેશન ચેન્જ થઈ રહી છે ઓન ઓપોઝિશન સાઇડ. તમને લાગે છે એવું કે જે સત્તા પક્ષને કંટ્રોલ કરવામાં ક્યાંક રાહુલ ગાંધી પણ એટલા સક્ષમ નથી? રાહુલ ગાંધીમાં એ રાજनीतिक जी एक आपको राजनीति जब आप करते हो तो आपको उस तरह की राजनीति की एक क्या कहे, एक आइडिया होनी चाहिए, एक सूझबूझ, एक क्लैरिटी, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है. जैसे मैंने कहा 6 महीने पहले आप आम आदमी पार्टी के साथ रहते हो, 6 महीने बाद उनके विरोध में होते हो. आप कभी कहते हो कास्ट सेंसस, जाति जनगणना करनी है, लेकिन 10 साल पहले आप ही की पार्टी जाति जनगणना के विरोध में थी जब आपकी सरकार थी. आपको स्ट्रेटेजी अपनी क्लियर करनी पड़ेगी. आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हो? जैसे मैंने कहा केवल एंटी मोदीज्म पर विपक्ष नहीं चलता. आप कह रहे हैं यंग लीडर्स है. कई जो यंग लीडर जिसका आपने जिक्र किया, मुझे नहीं लगता अभी भी उनमें से कई ऐसे नेता हैं जो मोदी जी और अमित शाह जितने मेहनती नहीं है. मोदी जी और अमित शाह को आप जितना भी कोसे, लेकिन मेहनती बहुत है और पॉलिटिक्स की उनको पूरी पकड़ है. कब क्या कहना है,
कैसे नैरेटिव बदलना है, इन सब चीजों पे उनको एक तरह से पीएचडी मिल गई है। दूसरी तरफ कई जो विपक्ष के नेता है वो अपने वेकेशन भी चाहते हैं, आराम भी चाहते हैं, अच्छी बात है, पर फिर पॉलिटिक्स मोदी शाह के जमाने में आप उस तरह से नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं, ये क्रिकेट में आज आप विराट कोहली की तरह आपको सुपर फिट रहना पड़ेगा, उसी तरह से मोदी शाह के जमाने में आपको पॉलिटिक्स करनी है तो सुपर फिट रहना पड़ेगा। केवल एक दिन आप जग गए और आपने कुछ कह दिया, अगले दिन क्या होता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक और सवाल मेरा ये है आपसे कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब बुक किताब आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और जब नरेंद्र भाई है तो नरेंद्र भाई की मतलब उनको सुपर हीरो दिखाते हुए जितनी भी पब्लिकेशन हुई है, ये सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं जिसमें उनको सुपर हीरो दिखाया गया है, एक सुपरमैन दिखाया गया है जो 24/7 काम करता है, देश विदेश में उनका डंका बजता है। क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, ये बात सही है कि मनमोहन सिंह एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, उनमें उस तरह की मास लीडरशिप नहीं थी। नरेंद्र भाई इज अ मास लीडर, पर उनके साथ एक बड़ा मल्टीमीडिया मशीन है। उन पर फिल्में बनती है, उन पर टीवी प्रोग्राम बनता है, उनके इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनते हैं, उनका एक खुद का वेबसाइट है, उनकी मन की बात है। तो एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग में आप उनके, अगर वो तो मीडिया को उन्होंने कब्जे में कर दिया एक तरह से मल्टीमीडिया मशीन के जरिए, जो मनमोहन सिंह कर नहीं पाए। मनमोहन सिंह के जमाने में हम कुछ भी उनके खिलाफ कह सकते थे, वो उन्होंने कभी नाराजगी नहीं जताई, वो तो सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी लेते थे। ये उनकी, मैं समझता हूँ, ताकत है मनमोहन सिंह जी की। हम हमेशा उनको कहते हैं कमजोर प्रधानमंत्री है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मीडिया से के साथ बार बार रूबरू रखना, उनके सवालों का जवाब देना, ये उनकी ताकत थी। वो अलग जमाना था। मनमोहन सिंह एक अलग तरह के व्यक्ति थे, मोदी जी अपने तरह के व्यक्ति हैं। उनको आप सवाल लेने से कोई क्या मतलब है, इतने बड़े नेता बन गए, बड़े नेता को क्या छोटे सवाल लेने हैं। देश में एक परसेप्शन बन रहा है हिंदू राष्ट्र, क्या आपको लग रहा है कि अगर यही कंटिन्यू रहेगा तो मुस्लिम यहाँ रह नहीं पाएंगे? जो તમારા ગુજરાતમાં તો હિન્દુત્વની લેબોરેટરી છે, આ તો તમારો હિન્દુત્વનો લેબ છે। ગુજરાતમાં આર્થિક ફ્રીડમ છે લોકોના પાસે, તમારા ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બહુ સરસ છે, તમારા રાસ્તા જે છે, બ્રિજીસ જે બને છે, બુલેટ ટ્રેન પણ હવે થવાની છે, એ તમારી, આઈ મીન યુ હેવ ટુ ગિવ ક્રેડિટ કે તમે ટાઈમ બાઉન્ડ ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં બહુ જોર દીધું છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ થયું છે। પણ એ જ ગુજરાતમાં ડેમોક્રેટિક ફ્રીડમ્સ ક્યાં છે, લોકતાંત્રિક ફ્રીડમ્સ ક્યાં છે? કાલ જ મને કોને કીધું કે 10 વર્ષ થઈ ગયા, સેક્શન 144 હજી સુધી ગુજરાતમાં છે। યુ કેનોટ અસેમ્બલ મોર દેન 4 લોકો એક જગ્યામાં રહી નહીં શકતા, पुलिस परमिशन તમે લાગે છે તો તમે पुलिस परमिशन कोल्ड प्ले ना कॉन्सर्ट માટે દો છો, કારણ કે वो तो मजा है। लेकिन अगर मुझे उसी कहीं कुछ प्रोटेस्ट करना है, टेक्सटाइल वर्कर्स हो या शुगर केन फार्मर्स हो, उनको तो अगर किसान गुजरात में प्रोटेस्ट करना चाहे तो उसको आप अरेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास इतनी ताकत है। तो मुझे लगता है कि ये एक गुजरात मॉडल की एक कमजोरी भी है। गुजरात मॉडल को हम हमेशा केवल आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें या लोगों के डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स की दृष्टि से देखें तो कमजोरियां हैं। आपकी असेंबली बहुत कम दिन चलती है, और अगर कोई विपक्ष का नेता कुछ कहे गुजरात में, उसको आप सस्पेंड भी कर सकते हैं कभी भी। तो ये गुजरात की एक कमजोरी है जो गुजरातियों को जाननी चाहिए। तो ये हिंदुत्व जो आपने जिक्र किया, हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जो सवाल उठाएगा उसको आप देशद्रोही करार करके एफआईआर उन पर करेंगे? क्या ये भी हिंदू राष्ट्र है? या हिंदू राष्ट्र में ये है कि आप देश के सामने नहीं बताएंगे कि कोविड में कितने लोगों की मौत हुई? क्या हिंदू राष्ट्र ये है कि महाकुंभ में जब भगदड़ होती है कितने लोगों की मौत हुई? आप नहीं बताएंगे। क्या आप नहीं बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड का पैसा कैसे इस्तेमाल किया, किसने पैसा दिया? तो हिंदू राष्ट्र जो है
केवल ये नहीं है कि आप केवल मुस्लिम विरोधी राजनीति करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है बनाइए, पर इससे देश आगे नहीं जाने वाला है। देश आगे जाएगा जब यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स की हालत बदलेगी। गुजरात में यूनिवर्सिटीज की आप हाल देखिए, Why are not more Gujaratis in Infosys और in सॉफ्टवेयर सेक्टर? कितने आपने सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए गुजरात में? वो भी एक है। केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई राज्य नहीं बनता है। गुजरात या इफ गुजरात इज लेबोरेटरी, तो उसकी कमियां भी हैं, उसकी कुछ उपलब्धियां हैं। हमें दोनों को देखना चाहिए। आपको लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है? क्योंकि आप कह रहे थे कि 10 सेकंड का क्लिप बना के उसको वायरल कर दिया जाता है, या फिर उसी तरीके से, या ऑपोजिशन लीडर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, चीजें इसी तरीके से, वहां पे कोई फैक्ट चेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश, बिल लाने की बात हो रही है। देखिए, हर सरकार ने तो कोशिश की है अपनी खुद की एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने की। फिर कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो और कुछ और लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने राहत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ये गलत है, आप इस तरह की फैक्ट चेकिंग यूनिट सरकार नहीं बना सकता और डिसाइड कर सकता है कौन से यूट्यूबर का वीडियो चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, क्योंकि आप सरकार कह रही है हम ऑनलाइन भी पुलिसिंग करना चाहते हैं। यानी कल 2-3 साल बाद अगर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और सरकार को अच्छा नहीं लगे तो सरकार कहेगी नहीं ये इंटरव्यू नहीं चलेगा, ये टेक डाउन करेगी। तो ये डर तो है ही कि सरकार की, अगर सरकार भी फैक्ट चेकर बन जाए, सरकार को फैक्ट चेकिंग करने की क्या जरूरत है? सरकार के सामने अच्छे स्कूल्स बनाइए, अच्छे अस्पताल बनाए, उस पर आपका टाइम लगाए, हम आपकी वाहवाही करेंगे अगर आप अच्छे स्कूल बनाए, पर वो उस पर आप नहीं चलते। आपका टाइम ज्यादा जाता है मंदिर मस्जिद में या लोगों को धार्मिक दिशा में रखने के लिए, क्योंकि धर्म के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। इतने सालों तक आप कांग्रेस पर इल्जाम लगाते थे और सही इल्जाम था कि कांग्रेस जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, हिंदू बनाम मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। अब आप हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फर्क क्या है? बस इतना ही कि आपका वोट बैंक ज्यादा है, उनका कम है। आज कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट आज हिंदू एरिया से जीत सकता है? नॉट पॉसिबल। एक जमाने में आरिफ मोहम्मद खान जो अब गवर्नर बिहार के बन गए हैं, वो मुझे बता रहे थे कि कानपुर में वो चुनाव लड़े थे, बरेच या कानपुर में 1980 में, और वो जीते थे। नंबर 1 और नंबर 2 कैंडिडेट दोनों मुस्लिम थे हिंदू एरिया में, और जो हिंदू कैंडिडेट था उसकी डिपॉजिट जब्त हुई। अब वो हो ही नहीं सकता। आज हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं देता और मुस्लिम हिंदू को, वाइट कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। ऐसी स्थिति आ गई है कुछ इलाकों में देश में। ये हिंदू राष्ट्र है। क्या ये डर की राजनीति है? नहीं, ये हाँ, और ये विभाजन की राजनीति है। ये तो इसी तरह की राजनीति तो अंग्रेज करते थे, डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांट दीजिए, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। जाति पर भी डिवीजन हुई है, ये भी बात सही है। आप यादव हो, आप नॉन यादव हो, आप कुर्मी हो। क्या है, पॉलिटिक्स की वोट बैंक की राजनीति अब ऐसे चरम पर पड़ गई है कि पूरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अभी भी उसी पर चलता है। और इसको, और ये व्हाट्सएप और ये जो मल्टीमीडिया जो है लोगों के खिलाफ नफरत फैलाना बहुत आसान है व्हाट्सएप पर। मैं एक उदाहरण हमेशा दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर एक आया था महाराष्ट्र में कि वक्फ बोर्ड जो है सिद्धिविनायक टेम्पल का टेक ओवर करेगा। आप सोचिए उसका क्या लोगों के मन पे असर हो सकता है। बिल्कुल गलत खबर थी, लेकिन गलत खबर आज बहुत रियल टाइम में चलती है, फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। 2024 का जो चुनाव था, उस चुनाव में ये कहा गया कि आरएसएस मोदी को पसंद नहीं कर रहा है और आरएसएस ने हेल्प नहीं किया था, इसीलिए इतना कम सीट्स आए। ये कुछ हद तक सही है, और इसको मुझे लगता है मैंने किताब में ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए था। किसी एक रिव्यूअर ने कहा कि वो आरएसएस का जो एंगल है आपने ज्यादा एक्सप्लोर, मैंने उसके बारे में लिखा है, खास करके उत्तर प्रदेश में શું થયું, અમિત શાહ અને યોગી આદિત્યનાથની બનતી નથી। એટલા માટે જ્યારે યોગી આदित्यनाथ ने कुछ कैंडिडेट सजेस्ट किया, अमित शाह ने कहा वीटो किया उसका और बाकी कैंडिडेट रख दिए। उसमें तनाव हुआ। आरएसएस के वर्कर्स भी थोड़े डिमोरलाइज थे कि हमारा क्या होगा, आप बाहर से लोग ला रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, बीजेपी ने 2024 में 435 या 438 कैंडिडेट रखे, उसमें 116
आर फ्रॉम कांग्रेस बैकग्राउंड, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, यानी 1/4 1/4 ऑफ बीजेपी कैंडिडेट्स आर फ्रॉम कांग्रेस बैकग्राउंड। तो कई आरएसएस के लोग कह रहे हैं हमारा क्या होगा, आप बाहर से लोगों को ला रहे हैं। तो ये एक फैक्टर था, पर ये सब एक परिवार है। परिवार में कई क्यारे वाद थे ज्યાં पर એ લોકો સાથમાં આવશે। એ મહારાષ્ટ્રમાં થયું, लोकसभा में आरएसएस ने पूरी तरह से काम नहीं किया, विधानसभा आते आते पूरा काम किया और उसका फायदा भी हुआ बीजेपी। तो ये आरएसएस बीजेपी में इसी चलता रहता है इनका, कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी गरम कभी नरम, पर है साथ में, हम साथ साथ। लेकिन गुजरात में ये कहीं ना कहीं अब इसको लेकर बवाल शुरू हो गई है, संगठन में बहुत सारी बवाल चल रही है कि कांग्रेस के नेताओं को कुर्सी मिलती है और जो कार्यकर्ता है वो बेचारा जो कपड़ा है वो बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये होगा और ये बढ़ेगा। ये देखिए जैसी पार्टी बढ़ती है ये सवाल उठते हैं। संगठन में कई लोगों से आप बात कीजिए जो अभी भी साफ सुथरे लोग हैं, पुराने जमाने के आरएसएस लोग हैं, जब आप कैमरा स्विच ऑफ करें बात करते हैं, उनको पसंद नहीं है जो हो रहा है। वो भी एक विचारधारा से जुड़कर आए हैं, कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी संगठन के लिए दी है। अब आप वो देखते हैं कि लोग पार्टी में आते हैं, मंत्री बनते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को करियर बनाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के बीच मुझे लगता है ये जरूर एक चैलेंज है। ये आरएसएस बीजेपी रिलेशनशिप को मैनेज करना मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि वो आरएसएस से आते हैं, वो जानते हैं आरएसएस को क्या देना है, कब देना है, कौन सा बटन कहाँ पुश करना है। और भागवत जी भी जानते हैं दिस इज आरएसएस इज बेस्ट टाइम, आपको सब मिल रहा है। न्यूज रूम में कई एडिटर्स या जो है वो आरएसएस के लोगों के सिफारिश पे बनते हैं, जजेस को आप आरएसएस की सिफारिश से आगे बढ़ाने, वाइस चांसलर्स, ये सब हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए? और आरएसएस के लोग भी जानते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन बिग पिक्चर ये है कि अब हमारी सत्ता आ गई है। इसी के लिए तो आप 100 साल से इंतजार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ गई वही हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए कि 75 के हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे लगा 1 मिनट आप कह रहे हैं आप 75 के हो रहे हैं, मैं 60 का हो रहा हूँ। नरेंद्र मोदी 75 के हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब मोदी जी रहेंगे या फिर वही मार्गदर्शन मंडल जो नियम उन्हीं के जरिए बनाया गया? कहाँ से आपके ऐसा किसका नियम? मार्गदर्शन क्या છે આ નિયમ? क्या કઈ લખ્યું છે મને જો બતાવો कि તમે જ્યારે 75 થશો, તમે રિટાયર થશો, માર્ગદર્શક મંડળમાં જશો, મને પેપર બતાવો ને क्या છે આ બધું? મને તો નથી દીકતું। આ બધા दूसरा પોલિટિશિયન માટે છે। હવે યેડિયુરપ્પા જ્યારે એનો તમારી જરૂરત છે, તમે એ તો 78 વર્ષના હતા, પણ એ લાસ્ટ ટાઈમ હતા ને કર્ણાટકમાં, એવું કઈ નથી, મોદીજી કઈ નથી જવાના। તમે આ ખોટી વાત છે, તમે આ સ્પ્રેડ નથી करता। मोदी, किसी ने मुझे कहा दिल्ली में मोदी जी आश्रम बना रहे हैं गांधीनगर के बाहर, वहां जाने वाले हैं। मैंने कहा क्या है? नहीं आप नहीं जानते, वो पूरी संन्यास लेने वाले। मैंने कहा इट्स वेरी गुड यार, बताइए। अभी तो उन्होंने मुंबई में कहा मैं आपको फिर मिलूंगा 2029 में किसी एक कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस में। तो मिलते रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोग रिटायर नहीं होते, कहाँ रिटायर होंगे? उनको तो अभी नेहरू जी की रिकॉर्ड तोड़नी है। नेहरू जी 17 साल से प्रधानमंत्री थे, मोदी जी चाहते हैं 17 साल बने, तो 17 साल होते होते 2031 हो जाएंगे 81 के, 81 इयर्स यंग। और उनके चेहरे पर तो मैं दाढ़ी देख रहा हूँ आजकल, कुछ करते हैं मुझे लगता है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट। बहुत उनका चेहरा तो बहुत गुलाबी हो गया है। गुलाबी क्या था वो गाना भी है, उसमें भी गाना है, गुलाबी का गाना है। पर वो मोदी जी हट्टे खट्टे हैं, बॉस कहीं नहीं जा रहे। गोपी बहन તમે આ ખ્યાલ ના કરતા, તમારું YouTube पर बंद करी टैक्सी सरकार कि गोपी जी ने कहा मोदी जी रिटायर हो रहे हैं। कहाँ प्लीज एक आखिरी सवाल पूछती हूँ कि आपने कहा कि YouTube बंद कर देंगे, लेकिन एक चीज बताइए, आपने जो चैप्टर लिखा है हिरेन जोशी, सच में आपका ये एक्सपीरियंस रहा है और कि लोगों से सुना है ये चैप्टर जो पूरा लिखा गया, क्या सच में हिरेन जोशी इतना डोमिनेट कर रहे हैं मीडिया को? देखिए हर सरकार करना चाहती है, ऐसा नहीं है कि हिरेन जोशी मोदी जी के पहले 2014 के पहले भी ये नहीं होता था, तब भी होता था, अब भी हो रहा है।
हाँ मुझे लगता है, मैंने कई लोगों से बात करने के बाद, बड़े सूझबूझ के बाद, मैंने तो हिरेन जोशी जी से ये भी कहा मैं आपको पूरा क्वेश्चनर भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा गुड लक, मैं जानता हूँ आप क्या लिखना चाहते हैं, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो भी कहा है किताब में जो उन्होंने मुझे जवाब दिया। अब हिरेन जोशी की उनको कहा गया, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीडिया नैरेटिव को चेक करिए, तो वो कर रहे हैं। अब आप उनकी तरफ दृष्टि से देखें तो उनको लगता है मैं तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, मीडिया की दृष्टि से देखें तो आप, हमें लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, हमको आप पुलिस कर रहे हैं। पर हाँ, हर सरकार एक नया टाइप का, कभी भी मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने मीडिया पर इतना जोर दिया है जितना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। जोर का मतलब कि आप मीडिया का अपनी नैरेटिव को कैसे सेटिंग करो, उस पर इतना समय बिताते हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टीवी हो, किसने क्या ट्वीट किया, कैसे, हाँ, पीछे का क्या है, पूरी लिस्ट होती है। और प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसे लोग हैं जो आपके कैमरामैन है, एडिटर्स है, प्रोड्यूसर्स है, हर वीडियो को कैसे प्रोड्यूस करना है, हर इंटरव्यू को कैसे दिखाना है, मोदी जी का कौन सा एंगल अच्छा लगेगा, ये सब करते हैं। तो ये सरकार का पूरा मीडिया पर एक तरह से ऑब्सेशन है। अब ठीक है, इससे उनको लगता है उनको राजनीतिक फायदा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, दैट इज योर व्यू। पर जब कोई पत्रकार सस्पेंड होता है, ये होता है, या नौकरी से निकाला जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है उससे मैसेज गलत है। राजदीप रिटायर होंगे? बिल्कुल, हम तो रिटायर होंगे। अब मेरी बेटी की शादी हो रही है अगले साल, हो सके तो, और मैं चाहता हूँ कि एक नई इनिंग्स खेले लाइफ में। क्या करना है? नहीं, नो वे, वो नहीं करना मुझे, वो मैं नेवर से नेवर। कौन जाने कल आप इसी इंटरव्यू को चलाएंगे जब अगर मैं कहीं राजनीति में जाऊं, पर मैं उस तरह का व्यक्ति, मुझे उससे पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कुछ अलग सा करे, पत्रकारिता चलती रहे। रिटायर तो पत्रकार भी कभी नहीं होता, सच बताए तो। पर मैं चाहता हूं कि नई सिरे से लाइफ को अगर हो सके, अभी तो मैं 60 हूँ, तो अभी मैं जवान हूँ, 65 पे 70 पे ये सोचेंगे कि रिटायर हो। अगर मोदी जी 75 पर भी इतना काम कर सकते तो मैं भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मारी गुजराती आटली सरस नहीं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम હું જરૂર પૂરા ઇન્ટરવ્યુ ગુજરાતીમાં કરીશ, પાકું। થેન્ક યુ ગોપીબેન, and all the very best to your channel, નિર્ભય channel। थैंक यू सो मच। निर्भय बनते रहिए।